आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो जानकारी है वो सचमुच दुनिया का नक्शा और कहूँ तो हमारा भविष्य दोनों को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। और जब ऐसी कोई घटना होती है तो उसका असर हर जगह महसूस होता है। बिल्कुल। तो आज हम वॉर फ्रंट्स नामक YouTube चैनल के एक बेहद विस्तृत वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का विश्लेषण कर रहे हैं। विषय बहुत ही गंभीर और तात्कालिक है। मध्य पूर्व में अचानक हुआ एक बहुत बड़ा सैन्य घटनाक्रम, जहां अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक संयुक्त सैन्य हमला किया है। हाँ, और इस अभियान को जो नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, सही कहा। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष, विचारधारा या देश का समर्थन करना या विरोध करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस स्रोत में कई गंभीर भू राजनीतिक दावे हैं और हमारा काम केवल एक निष्पक्ष लेंस से इस जानकारी का विश्लेषण करना है, ताकि तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके। भी शामिल होती हैं। हाँ, सोशल मीडिया तो भर जाता है। एकदम। तो हमारा आज का लक्ष्य सूचनाओं के इस अंबार से उन महत्वपूर्ण तथ्यों को निकालना है जो ये स्पष्ट कर सकें कि ये हमला ठीक कैसे हुआ, जमीनी स्तर पर इसके क्या प्रभाव हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि ये वैश्विक स्थिरता के लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल, हमें घटनाओं के पीछे के कारणों और उनके संभावित परिणामों को डिकोड करना है बिना किसी पूर्वाग्रह के। तो चलिए इसे समझते हैं। इस ऑपरेशन की शुरुआत उस तरीके से नहीं हुई जिसकी किसी ने उम्मीद की थी। शनिवार की सुबह थी और अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक 8 मिनट का वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर आता है। 8 मिनट, मतलब ये किसी अचानक की गई घोषणा के लिए एक बहुत लंबा समय होता है। बहुत लंबा समय। उस वीडियो में घोषणा की जाती है कि हमले शुरू हो चुके हैं। ट्रंप ने इस कदम के पीछे जो मुख्य कारण गिनाए, उनमें ईरान का तेजी से बढ़ता परमाणु कार्यक्रम, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास जो कथित तौर पर यूरोप और अमेरिका तक पहुंच सकती हैं, और जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शनों में मारे गए हजारों लोगों का हवाला दिया गया। और इसके तुरंत बाद ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान आ गया। हाँ, दोनों नेताओं ने ईरानी जनता से सीधे अपील की कि वे अपनी सरकार को उखाड़ फेंकें। लेकिन इन बयानों के साथ साथ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी मेरी नजर में, वो था हमले का समय। मतलब सुबह का वक्त। हाँ, अगर हम सैन्य रणनीतियों का इतिहास देखें तो अक्सर इस तरह के बड़े हवाई हमले रात के अंधेरे में किए जाते हैं ताकि वो रडार से बच सके। बिल्कुल। शौक नौ की जो रणनीति होती है उसमें रात का समय रडार और बचाव प्रणालियों को चकमा देने में बहुत मदद करता है। लेकिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सुबह 8 बजे शुरू हुआ, तेहरान के स्थानीय समय पर। दिन के उजाले में किया गया हमला। इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यानी मनोवैज्ञानिक असर होता है। इजराइल के चैनल 12 के सुरक्षा सूत्रों के हवाले से ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। रातों रात नहीं हुआ है। नहीं, अमेरिका और इजराइल महीनों से इसकी योजना बना रहे थे और यह शुरुआती हमला 4 दिनों तक चलने वाला एक पूर्व नियोजित ऑपरेशन था। तो दिन के उजाले में हमला करके वो एक तरह से स्पष्ट संदेश दे रहे थे कि उन्हें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम का कोई डर ही नहीं है। एकदम सही। दिन के उजाले में हमला करना वाकई एक बहुत बड़ा और रिस्की कदम है। और अगर हम उन जगहों की बात करें जिन्हें निशाना बनाया गया, तो जो जानकारी सामने आ रही है वो बताती है कि इन्होंने सीधे ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर वार किया है। हाँ, लक्ष्यों का चुनाव बहुत ही सटीक था। जैसे तेहरान की पास्चर स्ट्रीट को निशाना बनाया गया। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये तेहरान का एक बेहद सुरक्षित वीआईपी इलाका है जहां राष्ट्रपति कार्यालय है, और सबसे महत्वपूर्ण, यहीं पर IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का केंद्र और खुफिया मुख्यालय है। और सिर्फ तेहरान ही नहीं, हाँ, इसके अलावा इस्फहान जहां ईरान का प्रमुख परमाणु परिसर है, करमानशाह का IRGC बेस, और शिराज जहां कथित तौर पर एक बहुत बड़ी भूमिगत मिसाइल फैसिलिटी है, इन सभी पर एक साथ हमले हुए। इन विशेष लक्ष्यों को चुनना ये साफ करता है कि ये सिर्फ कोई चेतावनी देने वाला हमला नहीं था। मतलब ये कोई छोटा मोटा स्ट्राइक नहीं था। बिल्कुल नहीं। IRGC कोई आम सेना नहीं है। ये ईरान की सबसे ताकतवर और एलीट फोर्स है जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है और देश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को कंट्रोल करती है। और जैसे ही ये हमले हुए, सूचना का प्रवाह पूरी तरह से रुक गया। इंटरनेट ब्लैकआउट। हाँ, वैश्विक इंटरनेट निगरानी समूह नेटलॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार
हमले के तुरंत बाद ईरान में लगभग पूर्ण इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया। तो ऐसे में बाहर खबर आना बहुत मुश्किल हो गया होगा। बहुत मुश्किल। जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो इस फॉग ऑफ वॉर में जमीनी हकीकत का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट्स छनकर आई हैं, खासकर रॉयटर्स और इजरायली मीडिया के हवाले से, वे बताती हैं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन सुरक्षित है। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी को किसी सुरक्षित और अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। लेकिन कई बड़े अधिकारी मारे गए हैं ना? हाँ, कई शीर्ष IRGC कमांडर, रक्षा और खुफिया मंत्री और उनके प्रमुख परमाणु वार्ताकार इस हमले में मारे गए हैं। सैन्य भाषा में इसे एक डीकैपिटेशन स्ट्राइक कहा जाता है। डीकैपिटेशन स्ट्राइक यानी सिर धड़ से अलग कर देना। बिल्कुल, दुश्मन के दिमाग या उसके नेतृत्व को ही खत्म कर देना ताकि उनकी कमांड चेन टूट जाए। और इस डीकैपिटेशन स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए इजराइल ने अपनी बिसात बहुत पहले से बिछानी शुरू कर दी थी। हमारे ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत ही दिलचस्प दावा किया गया है कि ये पूरा ऑपरेशन एक शतरंज के खेल जैसा था। चेसबोर्ड की तरह। हमले से कुछ ही दिन पहले इजराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बहुत ही सटीक हवाई हमले किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य उनके रडार और अर्ली वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से अंधा करना था, ताकि कोई वार्निंग ना मिल सके। सही बात। इजराइल नहीं चाहता था कि जब उनके लड़ाकू विमान भूमध्य सागर या सीरिया के ऊपर से ईरान की तरफ उड़ें तो हिजबुल्लाह के रडार उन्हें पकड़ लें और तेहरान को कोई पूर्व चेतावनी मिल सके। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था। बहुत कैलकुलेटेड। इजराइल अच्छी तरह जानता था कि ईरान का डिफेंस नेटवर्क सिर्फ उसकी अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि लेबनान, सीरिया और इराक में फैले उसके प्रॉक्सी समूहों तक फैला हुआ है। हिजबुल्लाह को बेअसर करने के बाद ही उन्होंने ईरान के मेन बेस पर हमला किया। लेकिन ईरान ने भी तो चुप नहीं बैठा। बिल्कुल नहीं। ईरान ने भी इस हमले का जवाब देने में देर नहीं की। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार हमले के कुछ ही घंटों के भीतर ईरान के बचे हुए IRGC कमांडर्स ने इजराइल पर 35 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। 35 से ज्यादा? हाँ, हालांकि इजराइल के आयरन डोम और अन्य रक्षा तंत्रों ने कई मिसाइलों को बीच में ही रोक लिया, लेकिन ईरान का निशाना सिर्फ इजराइल नहीं था। उन्होंने पूरे खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमले शुरू कर दिए। और उन ठिकानों की सूची ये बताने के लिए काफी है कि ये संघर्ष कितना फैल चुका है। मैं पढ़ रहा था, कुवैत में अली अल सलीम बेस, कतर में अल उदेद एयर बेस, बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय और UAE में अल धाफरा बेस, इन सभी पर हमले हुए हैं। हाँ, और UAE में तो कैजुअल्टीज भी हुई हैं। हाँ, UAE में तो मिसाइल हमले के मलबे से एक नागरिक की मौत की भी खबर आई है। इसके बाद UAE की सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताया है। इन अरब देशों में अमेरिकी बेस पर हमला करने का मतलब है कि ईरान इस युद्ध में पूरे मिडिल ईस्ट को घसीटने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, वो इसे एक क्षेत्रीय युद्ध बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। इतने भारी हमलों और मिसाइलों की बारिश के बावजूद जो सैटेलाइट फुटेज और रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि ईरान ने जानबूझकर सऊदी अरब या UAE की किसी भी तेल रिफाइनरी या ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर एक भी मिसाइल नहीं दागी है। हाँ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ऊर्जा केंद्रों को निशाना न बनाना एक बहुत ही सधा हुआ और रणनीतिक कदम है। मतलब वो इकोनॉमी को हिट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ईरान ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि वो पलटवार कर सकता है, उसकी मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकती हैं, लेकिन वो अभी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में आग नहीं लगाना चाहता। या शायद कुछ और सोच रहा है। या शायद वो अपने पास एक बड़ा ट्रम्प कार्ड बचा कर रख रहा है ताकि आगे की बातचीत या ब्लैकमेल के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये भी हो सकता है। और अगर हम इस पूरे परिदृश्य में प्रॉक्सी समूहों की स्थिति देखें तो हमास और हिजबुल्लाह फिलहाल काफी हद तक शांत या अक्षम लग रहे हैं। शायद इजराइल के पिछले ऑपरेशंस की वजह से वो कमजोर पड़ चुके हैं। हाँ, लेकिन यमन के हूती विद्रोहियों ने तुरंत घोषणा कर दी है कि वे लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों पर और इजराइल के दक्षिणी हिस्सों पर अपने मिसाइल और ड्रोन हमले फिर से शुरू कर रहे हैं। साथ ही इराक में भी ईरान समर्थित मिलिशिया ने वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं। तो एक तरफ पूरा मध्य पूर्व उबल रहा है, लाल सागर में फिर से व्यापारिक खतरे पैदा हो गए हैं और मिसाइलें चल रही हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से नजरें बाकी दुनिया पर जाती हैं कि वे इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ग्लोबल रिएक्शन। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी पश्चिमी देशों के रवैये पर हुई। ब्रिटेन, जो ऐतिहासिक रूप से हर बड़े सैन्य अभियान में अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, उसने खुद को इस हमले से पूरी तरह अलग कर लिया। ये वाकई में बहुत अजीब था। बहुत अजीब।
ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट बयान दिया कि वे इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे और उन्हें इसकी कोई पूर्व जानकारी नहीं दी गई थी। जर्मनी और यूरोपीय संघ ने भी केवल ये कहा है कि वे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। वो सीधे तौर पर जुड़ना नहीं चाहते। ऐसा लग रहा है कि कोई भी देश ट्रंप के इस आक्रामक कदम में सीधा भागीदार बनकर एक नए और अंतहीन युद्ध में नहीं फंसना चाहता। पश्चिमी देशों की ये दूरी उनके अपने घरेलू राजनीतिक दबावों को दर्शाती है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है, क्या? वो है ईरान के सबसे करीबी सहयोगियों और महाशक्तियों का रुख। मेरा मतलब है रूस और चीन का रुख। हाँ, उनका रिएक्शन तो बहुत ही अहम है। एक तरफ रूस है जो खुद यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर एक कड़ा संदेश लिखकर अमेरिका की आलोचना जरूर की और इसे खतरनाक उकसावा बताया। लेकिन क्या जमीन पर कुछ किया? नहीं, जमीन पर रूस ने ईरान को बचाने के लिए कोई सैन्य सहायता या एयर डिफेंस कवर नहीं दिया है। और चीन? और चीन की प्रतिक्रिया तो पूरी तरह से हैरान करने वाली है। उन्होंने इस इतने बड़े हमले की कोई आधिकारिक निंदा तक नहीं की है, बस एक सधी हुई कूटनीतिक चुप्पी साध रखी है। चीन की ये चुप्पी इसलिए भी बहुत अजीब लगती है क्योंकि हमारी रिसर्च और वीडियो ट्रांसक्रिप्ट बताती है कि सिर्फ एक हफ्ते पहले ही चीन, रूस और ईरान की नौसेनाओं ने मिलकर ओमान की खाड़ी में एक बहुत बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास किया था। हाँ, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026। बिल्कुल। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये तीनों देश दुनिया को दिखा रहे हैं कि वे एक मजबूत गुट हैं और ईरान अकेला नहीं है। लेकिन वो युद्धाभ्यास दरअसल एक कूटनीतिक दिखावा ज्यादा था। अच्छा। और चीन की इस चुप्पी के पीछे का असली कारण अर्थशास्त्र है। मिडल ईस्ट आई और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के हवाले से ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है कि चीन ईरान के साथ हथियारों की एक बहुत बड़ी डील कर रहा था। किस तरह के हथियार? सबसे खतरनाक डील जो बिल्कुल अंतिम चरण में थी वो थी CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की। जो लोग इस मिसाइल की तकनीक को नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये मिसाइल रडार से बचकर समुद्र की सतह के बिल्कुल करीब से बहुत तेज गति से उड़ सकती है। बाप रे। इसे विशेष रूप से अमेरिकी विमानवाहकों यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेदने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो मतलब चीन सीधे तौर पर अमेरिका को काउंटर करने के लिए ईरान को हथियार दे रहा था। हाँ, इसके अलावा सतह से हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइलों और एंटी सैटेलाइट हथियारों की भी बातचीत चल रही थी। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो चीन चुप रहा। क्यों? डील का क्या हुआ? इसका कारण ये है कि चीन अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के साथ अपने अरबों डॉलर के व्यापारिक और ऊर्जा संबंधों को दांव पर नहीं लगाना चाहता। चीन के लिए उसकी अपनी अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन हमेशा किसी भी जियोपॉलिटिकल गठबंधन से ऊपर रहती है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कड़वी हकीकत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब इस पूरी भू राजनीतिक चर्चा को थोड़ा और जमीनी स्तर पर लाते हैं। जो श्रोता हमारा ये विश्लेषण सुन रहे हैं उनके लिए इस सब का क्या मतलब है? आखिर उन्हें इस लड़ाई की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसका सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। बिल्कुल। और इसका सीधा और सबसे बड़ा संबंध है हुर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से। जो जानकारी साझा की गई है उसके अनुसार इस छोटे से समुद्री चोक पॉइंट से हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। 2 करोड़ बैरल मतलब पूरी दुनिया की दैनिक तेल खपत का लगभग 20%। 20%। सोचिए, अगर ये लड़ाई और बढ़ती है और ईरान हताश होकर इस रास्ते को बंद कर देता है या वहां व्यापारिक जहाजों पर हमले शुरू कर देता है तो चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा जाएगी। और उस सप्लाई चेन के चरमराने का असर सिर्फ उन देशों के कारखानों तक सीमित नहीं रहेगा, ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। हाँ, अगर दुनिया के 20% तेल की सप्लाई अचानक रुक जाती है तो वैश्विक बाजार में पैनिक फैल जाएगा और तेल के दाम रातों रात आसमान छूने लगेंगे। पेट्रोल, डीजल, सब कुछ। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक भयंकर महंगाई यानी इन्फ्लेशन का दौर शुरू हो जाएगा। हर चीज का दाम बढ़ जाएगा। शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से खाने पीने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ महंगा हो जाएगा।
अमेरिका में पहले से ही कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक बड़ा संकट चल रहा है, जिससे लेकर वहां की जनता काफी परेशान है। तो ट्रंप के लिए भी ये भारी पड़ सकता है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ट्रंप के लिए ये पूरा सैन्य अभियान एक बहुत बड़ा दांव है। अगर इस हमले की वजह से अमेरिका में गैस स्टेशनों पर तेल की कीमतें दोगुनी हो जाती हैं, तो ये कदम उनके ही वोटर्स को नाराज कर सकता है और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से उल्टा पड़ सकता है। ये महंगाई का खतरा वास्तव में सबसे डरावना है, क्योंकि ये सीधे आम आदमी की जेब पे असर डालता है। खैर, इस पूरी घटना में एक और पहलू है जो बहुत रहस्यमयी लगा। कौन सा? शांति वार्ता का एक अजीब सा इल्यूजन या भ्रम। इस भयानक हमले से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को ओमान के विदेश मंत्री अमेरिकी न्यूज चैनलों पे आके बड़े आत्मविश्वास से कह रहे थे कि कूटनीतिक स्तर पर एक शांति समझौता बिल्कुल करीब है और तनाव कम होने वाला है। क्या ये महज एक इत्तेफाक था कि अगले ही दिन इतना बड़ा हमला हो गया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सैन्य रणनीतियों में इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती। ट्रांसक्रिप्ट हमें याद दिलाता है कि शांति वार्ताओं को एक स्मोक स्क्रीन या पर्दे के रूप में इस्तेमाल करने का एक इतिहास रहा है। तो ये जानबूझकर किया गया था? बिल्कुल। स्रोत में 2025 के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। उस समय भी ठीक ऐसा ही हुआ था। शांति वार्ताओं और कूटनीतिक बैठकों की आड़ में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा हवाई हमला लॉन्च किया था, ताकि दुश्मन रिलैक्स हो जाएं। सही। ये रणनीति विरोधी को एक झूठी सुरक्षा की भावना देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब दुश्मन ये सोचने लगता है कि बातचीत चल रही है और हमला नहीं होगा, तो वो अपने गार्ड्स नीचे कर लेता है और ठीक उसी वक्त उस पर अधिकतम बल के साथ वार किया जाता है। तो ये साफ है कि ओमान के विदेश मंत्री का बयान शायद उस बड़ी रणनीति का ही एक हिस्सा था, ताकि ईरान को धोखे में रखा जा सके। यही लगता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे गंभीर और शायद भविष्य के लिए सबसे खतरनाक पहलू पर, सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने अपने बयानों में खुलेआम ईरानी जनता को संबोधित किया और उनसे कहा कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी ही सरकार को गिरा दें। हाँ, उन्होंने सीधे जनता से अपील की। उनका ये विश्वास शायद जनवरी में हुए उन विशाल राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर आधारित है, जिसे ईरान की सरकार ने बहुत गंभीरता से उछाला। वीडियो के अनुसार उन प्रदर्शनों में हजारों लोग मारे गए थे। अमेरिका और इजराइल को लगा है कि ईरानी जनता अभी भी उस के हिस्से में उबल रही है और इस बाहरी हमले को एक चिंगारी की तरह देखेगी। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इतिहास और राजनीतिक विज्ञान कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। अच्छा, कैसे? जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय और रैंड कॉरपोरेशन के विशेषज्ञों का मानना है कि ये रिजीम चेंज की उम्मीद लगाना एक बहुत बड़ा और खतरनाक जुआ है। रिस्की है, बहुत रिस्की। रैंड के विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि भले ही जनवरी के विरोध प्रदर्शनों ने सरकार की कमजोरियों और जनता के असंतोष को उजागर किया हो, लेकिन जब कोई बाहरी देश किसी संप्रभु राष्ट्र पर हमला करता है, तो एक रैली राउंड द फ्लैग इफेक्ट देखने को मिलता है। रैली राउंड द फ्लैग मतलब जनता एक हो जाती है। बिल्कुल। अक्सर जनता राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी ही सरकार के पीछे एकजुट हो जाती है, भले ही वे सामान्य दिनों में उस सरकार से कितनी भी नफरत क्यों ना करते हों। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, या फिर अपना देश सबसे पहले। सही कहा। लोगों को अपनी सरकार की नीतियां खराब लग सकती हैं, लेकिन वे अपने शहरों पर विदेशी बमों का गिरना उससे भी ज्यादा नापसंद करते हैं। बाहरी खतरे के समय लोग अक्सर आपसी मतभेद भूलकर एक हो जाते हैं। यह मनोविज्ञान बहुत हद तक सही लगता है, लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू का ये दाव काम कर जाता है। ईरानी जनता सड़कों पर आ जाती है और किसी तरह ये मौजूदा सरकार गिर जाती है। उसके बाद क्या? वही तो सबसे बड़ा सवाल है। वीडियो इस बात पर एक बहुत गंभीर चेतावनी देता है कि ट्रंप या इजराइल में से किसी ने भी ये नहीं बताया है कि इस सत्ता परिवर्तन के बाद अगले दिन उनकी क्या योजना है। इतिहास में हमारे पास इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद और लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के पतन के बाद के बहुत स्पष्ट उदाहरण मौजूद हैं। और वो ऐतिहासिक उदाहरण बेहद खौफनाक है। ईरान की तुलना अगर इराक या लीबिया से की जाए, तो वो आकार, जनसंख्या, भौगोलिक जटिलता और जातीय विविधताओं के मामले में उनसे कहीं बहुत बड़ा देश है। बिल्कुल, वहाँ लगभग 8 से 9 करोड़ लोग रहते हैं। अगर मौजूदा सरकार गिर जाती है और वहाँ एक पावर वैक्यूम या कह लें सत्ता का खालीपन आ जाता है, तो हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं बचेगा। हाँ, रिसर्च साफ तौर पर चेतावनी दे रही है कि ऐसी स्थिति में ईरान के भीतर भयंकर सांप्रदायिक और जातीय हिंसा भड़क सकती है।
लाखों की संख्या में शरणार्थी पड़ोसी देशों और यूरोप की तरफ भागेंगे, जिससे एक ऐसा नया वैश्विक रिफ्यूजी संकट पैदा होगा जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और शायद आतंकवाद भी बढ़े। सबसे बुरी बात वही है, इस भयंकर अस्थिरता के बीच ऐसे कट्टरपंथी गुट उभर सकते हैं जिनके सामने आईएसआईएस का आतंक भी मामूली लगने लगे। किसी देश की सत्ता को सैन्य ताकत से उखाड़ फेंकना आसान हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो खालीपन आता है उसे एक स्थिर और शांतिपूर्ण व्यवस्था से भरना दुनिया के सबसे मुश्किल और जटिल कामों में से एक है। एक स्थिर देश का पूरी तरह से अराजकता में बदल जाना वाकई एक डरावनी तस्वीर पेश करता है। चलिए, अब वक्त आ गया है कि हम इन तमाम बिखरे हुए तारों को एक साथ जोड़ें। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे दिन के उजाले में शुरू हुए इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने पूरे मिडिल ईस्ट के शतरंज के बोर्ड को पलट कर रख दिया है। सब कुछ बदल गया है। एक सोची समझी डिकैपिटेशन स्ट्राइक के जरिए ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश, इसके जवाब में प्रॉक्सी युद्धों का फिर से सुलगना, चीन और रूस जैसी महाशक्तियों की अपने आर्थिक हितों के कारण साधी गई रहस्यमयी चुप्पी, और इन सब के बीच हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने से पूरी दुनिया पर मंडराता सप्लाई चेन भयंकर महंगाई का खतरा। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, ये घटनाक्रम महज दो देशों या दो विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है। इसका हर एक कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था, विश्व की राजनीति और लाखों करोड़ों आम जिंदगियों पर सीधा असर डाल रहा है। ये वास्तव में एक ऐसा दिन है जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य को डिकोड करने के बाद, सब कुछ समझने के बावजूद, मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा और बेहद आधुनिक सवाल पीछे छूट जाता है, जिस पर स्रोत ने इशारा तो किया, लेकिन जो आने वाले भविष्य के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा कौन सा सवाल? सोचे, अगर अमेरिका और इजराइल अपने इस ऑपरेशन में पूरी तरह सफल हो जाते हैं और वे ईरान के पारंपरिक सैन्य नेतृत्व, उनके कमांड सेंटर्स और संचार ढांचों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? लीडरशिप खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन सत्ता के उस खालीपन में क्या ईरान के बचे हुए, बिखरे हुए लेकिन अत्यधिक तकनीकी रूप से एडवांस्ड विद्रोही गुट या बचे हुए IRGC के साइबर एक्सपर्ट्स दुनिया भर में एक अनियंत्रित साइबर युद्ध छेड़ सकते हैं? साइबर वॉरफेयर? बिल्कुल। जब कोई एक केंद्रीय लीडर या कमांड सेंटर ही न बचे जिसे आप किसी मिसाइल से धमका सकें या जिससे मेज पर बैठकर बातचीत कर सकें, तो इंटरनेट के तारों में छिपे उस अदृश्य डिजिटल दुश्मन को कैसे रोका जाएगा? ये तो बहुत ही डरावना है। ये एक ऐसी नई तरह की लड़ाई होगी जिसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होगी और जो हमारे बैंकों, पावर ग्रिड्स और अस्पतालों को पल भर में ठप कर सकती है। ये साइबर गुरिल्ला युद्ध का विचार सचमुच ऐसा है जो किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकता है। एक